हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज EORO की सीरीज़ में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। अभी हमने जो पिछले 2 दिन में हमने क्लासें ली थी, हमारा चल रहा था राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान क्रय और अनुबंध का, ठीक है, कार्य निष्पादन का। तो उसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा 1974 वाला जो अधिनियम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे नियम 14 से। कल हमने नियम 13 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा 14, 15, 16 और 17 4 नियम बचे हैं। थोड़े से ये 14 और 15 जो है थोड़े बड़े नियम हैं, तो इसलिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और इसका पहला जो नियम है 14, इसमें क्या है देखिए। पहला हमने 13 वाला, इसको 14 को हम 13 से लिंक कर लेते हैं एक बार। नियम 13 में मैंने क्या बताया था कि 13 टेंडर है, तो 13 टेंडर का अच्छे से ठोक पीट के तुझे निरीक्षण और परीक्षण कर लेना है। अब आपने कोई भी टेंडर दिया, कोई भी सामान खरीदा आपने, ठीक है, सामान का क्रय किया, उसके लिए आपको टेंडर देना था। तो आपने सामान क्रय करने से पहले उस सामग्री के अच्छे से परीक्षण और निरीक्षण करना था, ठीक है। तो आपने सामग्री का निरीक्षण और परीक्षण अच्छे से कर लिया 13 के अंदर, ठीक है। 14 में क्या करना है, जब आपने अच्छे से परीक्षण कर लिया, सब ठीक है, क्वालिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सामान का क्रय कर लोगे। सामान का क्रय करके और उस सामान से कार्य का निष्पादन करोगे। उसके लिए क्या दोगे, स्वीकृति दोगे। परीक्षण और निरीक्षण करने के बाद क्या करेंगे, सामान क्रय करके कार्य निष्पादन है तो स्वीकृति देंगे। देखिए स्वीकृति कितने प्रकार की है इसमें, तो 2 प्रकार की, एक तो वित्तीय स्वीकृति और एक प्रशासनिक स्वीकृति। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति। तो देखिए 2 प्रकार की जो स्वीकृति है उसमें है कि नगर निगम और नगर परिषद, दोनों जो ऊपर की संस्थाएं हैं, नगर परिषद और नगर निगम, उसके जो सक्षम अधिकारी होंगे उनको राज्य सरकार से अनुमोदन लेना होगा। स्वीकृति तो कौन देगा, किसी भी सामान के क्रय और कार्य निष्पादन की स्वीकृति हमेशा सक्षम अधिकारी को देनी होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर कार्य के लिए, हर सामान के क्रय के लिए एक सक्षम अधिकारी होता है, मतलब नियुक्त उस विशेष कार्य के लिए, उस विशेष सामान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो उसके लिए जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो उसकी जांच पड़ताल करके उस कार्य को निष्पादित कराते हैं या फिर सामान का क्रय करते हैं, तो स्वीकृति तो सक्षम अधिकारी देगा, लेकिन किसके अनुमोदन से देगा, तो इन दोनों के जो सक्षम अधिकारी है वो तो राज्य सरकार की अनुमति से क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे। और जो नगर पालिका, सबसे नीचे स्तर का जो नगर पालिका है, उसके जो सक्षम अधिकारी होंगे वो वहाँ के क्षेत्रीय उपनिदेशक से, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि किसके, नगर पालिका के जो सक्षम अधिकारी वो किससे स्वीकृति अनुमति लेते हैं। तो वो किससे अनुमति लेते हैं, क्षेत्रीय उपनिदेशक से अनुमति लेकर ही क्या देते हैं, कार्य निष्पादन और क्रय, सामान क्रय की स्वीकृति देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है एक चीज़ है कि ये जो स्वीकृति है ये किस आधार पर दी जाती है, यदि पिछले वर्ष की आय एवं व्यय, जो पिछले वर्ष का बजट होता है उसके आय और व्यय की राशि 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष की जो भी राशि है उसमें आय और व्यय की जो राशि है उसमें 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए जिस राशि के लिए वो स्वीकृति दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड है इसमें, देखिए मैं बताना भूल गई कि नियम 14 जो है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, नियम 14 सबसे बड़ा नियम है। इसके नियम 14 के अंदर ही 13 नियम है, ठीक है। मैंने आपको बताया सामान क्रय और अनुबंध के अंदर एक नियम है, उसके 17 नियम है। तो उन 17 में भी जो नियम 14 है उसके 13 छोटे छोटे नियम है, ठीक है। तो 14 के 13 नियम है, 14 के कितने हैं, 13 नियम है। आप टेंशन मत लीजिए, इनको मैं याद करवा दूँगी, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या दी, स्वीकृति दे दी। पहला इसका क्या था, स्वीकृति देना। कौन किसके लिए स्वीकृति देगा ये मैंने बता दिया, अधिकारी। फिर उसके बाद में आएगा सेकंड, मूल वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। किसी भी टेंडर के लिए जो मूल स्वीकृति दी गई है, मूल वित्तीय और जो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, ठीक है, मूल टेंडर में, मूल जो टेंडर होता है उसके लिए जो भी वित्तीय स्वीकृति दे दी है, जो भी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। ये 2 उपधारा कहती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि प्रत्येक उपशीर्ष जो होते हैं, मैंने आपको बताए थे कि हर कार्य के लिए अलग अलग लेखा शीर्ष बनाए जाते हैं। मैंने जो आपको धाराएं पढ़ाई थी ना 2009 की, उसमें मैंने लेखा शीर्ष बताए थे कि प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, ठीक है। तो उन अकाउंट्स के अंदर 10% से अधिक की ना तो कमी की जा सकती है, ना ही वृद्धि की जा सकती है। इसको याद रखें तो रख सकते हैं
वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। था उसके अंदर लिखा हुआ तो मैंने भी इसका आपको बता दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि कितने % से अधिक की कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती, तो 10% से अधिक की। तीसरा है कार्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, मैंने बताया मूल वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति में वृद्धि नहीं की जा सकती। और जो भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है, ठीक है, उसके अंदर बजट और बचत दोनों एक जैसे नाम है। बजट और बचत शीर्ष का उल्लेख करते हुए ही वो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। यानी कि जो भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी उसके अंदर बजट और बजट शीर्ष का उल्लेख करना आवश्यक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 5 में है सक्षम अधिकारी के आदेश में निम्न का उल्लेख। जो भी मैंने बताया किसी भी सामान के क्रय हेतु या किसी कार्य के निष्पादन हेतु एक सक्षम अधिकारी नियुक्त होता है, तो सक्षम अधिकारी के आदेश में निम्न का उल्लेख किया जाएगा। जो आदेश वो देगा उस आदेश के अंदर किस किस चीज़ का उल्लेख होगा, तो उस आदेश के अंदर किसका उल्लेख होगा, सामग्री का नाम क्या होना चाहिए, निविदाता जो है जो टेंडर लेने वाला है उसका क्या नाम है, जो प्रीमियम की राशि और परसेंटेज है वो कितना होगा। तो इन 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें पूछ सकते हैं कि आदेश के अंदर किन किन चीज़ों का उल्लेख होता है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है। आपको चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको तीनों चीज़ याद रखनी है कि भाई हम कोई भी सामग्री ले रहे हैं तो पहले तो सामग्री का नाम होगा, जो टेंडर ले रहा है उसका नाम तो होना ही है, और उस सामग्री के लिए जो भी प्रीमियम राशि और परसेंटेज होगा उसका उल्लेख भी उसके आदेश के अंदर होगा, ठीक है। निविदा खोलने के 7 दिन के भीतर कार्यादेश जारी किया जाएगा। जैसे ही टेंडर खोला जाएगा तो 7 दिन के अंदर उसका कार्यादेश जारी करना आवश्यक है, और जैसे ही जिस दिन कार्यादेश जारी होगा उसके अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर 5 है कार्य के पूर्ण होने की समयावधि। कार्य के पूर्ण होने की समयावधि कि कोई भी कार्य निष्पादन करवाना है, ठीक है, उसकी समयावधि कितनी होनी चाहिए। आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि कार्य के पूर्ण होने की समयावधि का उल्लेख किस नियम में है। तो नियम तो 14 है, उपनियम पूछ ले तो 6 में है, ठीक है। इसके अंदर का मैटर याद नहीं भी करे तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी था लिखा हुआ तो हो सकता है कि क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए मैंने ले लिया। इसमें आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है कि 5 लाख तक की अगर कोई भी राशि है कि कार्य है, अगर वो 5 लाख तक का कोई काम है तो उसके लिए 1 महीना दिया जाएगा। 5 से 10 लाख तक का काम है तो उसके लिए 2 महीने दिए जाएंगे। 10 से 50 लाख तक का काम है तो उसके लिए 4 महीने। 50 से 100 लाख, 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ यानी कि 100 लाख यानी कि 1 करोड़। 50 लाख से 1 करोड़ तक का काम है तो 6 महीने, और 100 लाख यानी कि 1 करोड़ से अधिक का कार्य है तो उसका जो समय सीमा है वो वहाँ का जो बोर्ड है वो निश्चित करेगा, ठीक है। तो कार्य के पूर्ण होने की समयावधि का उल्लेख इसमें है नियम 14 के अंदर। फिर 7 में है कार्य की प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। कोई कार्य है उसकी प्रगति सुनिश्चित की जाएगी कि मान लीजिए कोई भी कार्य है, मान लीजिए 1 करोड़ का कार्य है, ठीक है। 1 करोड़ का कार्य है वो आपको 1 महीने में पूरा करना है। 1 करोड़ का कार्य 1 महीने में पूरा करना है तो आपको ये 1 करोड़ का, मान लीजिए आपने 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपए का काम आपको करवाना ही है, ठीक है। 10 दिन में आपको 10 लाख रुपए का मतलब फिक्स है कि इतने दिन के अंदर अगर जितनी राशि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की राशि खर्च की है तो कम से कम आपको 10 दिन के अंदर आपने कितने 10 लाख रुपए कर सकते हो, उतना काम भी तो होना चाहिए उसका। तो कार्य का प्रतिशत और धनराशि कि जितनी धनराशि आपने लगा दी है उतना काम आपने किया है या नहीं किया है, बस ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि कार्य की प्रगति यानी कि कितना कार्य आपने कर दिया है उसकी धनराशि दोनों सुनिश्चित की जाएगी कि जितनी धनराशि आपने कर दी है, लगा दी है उसमें उतना कार्य आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है तो कि मान लीजिए कोई कार्य आप करवा रहे हो उसके लिए बजट ही उपलब्ध नहीं है तो आप सेवाई क्या ले सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, लेकिन उसका उल्लेख आपको बजट में करना होगा। यानी कि बजट में उल्लेख होने के बाद ही आप सेवाई क्या ले सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं अगर पर्याप्त बजट नहीं है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है असफल निविदाताओं की अग्रिम राशि का निपटारा। मान लीजिए कोई टेंडर वाले कोई व्यक्ति थे, कोई फर्म थी, तो वो क्या हो गए, टेंडर लेने में असफल हो गए। तो उन्होंने जो मैंने बताया था जमानत राशि जमा करवाई थी उसका निपटारा जो है वो 7 दिन के भीतर नगर पालिका को करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एकल निविदा प्राप्त होने पर उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृति कि कोई भी एकल निविदा प्राप्त होती है, ठीक है, कोई एकल निविदा प्राप्त होती है तो उसकी स्वीकृति कौन देगा,
जो उच्चतर अधिकारी होता है, जो सुप्रीम अधिकारी होता है उस कार्य का, वो ही क्या देता है, स्वीकृति देता है। नेक्स्ट है सक्षम अधिकारी निविदा को अंशतः या फिर पूर्णतः रद्द कर सकता है, कि जो भी उस जिस कार्य के लिए जो सक्षम अधिकारी नियुक्त है वो निविदा को या तो अंशतः, या अगर उसका कोई भाग है वो गलत है तो उसको अंशतः, या मान लीजिए पूरी निविदा ही गलत है तो पूर्णतः उसको रद्द कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उसको लिखित कारण बताना आवश्यक है, कारण उसको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निविदा लिखित में होगी। निविदा कैसे होगी, लिखित में होगी, और उस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए और उसकी मोहर होनी चाहिए। ये सामान्य चीज़ है, कोई भी कार्य होता है तो हम लिखित में ही करवाते हैं, और जिसे कार्य करवाएंगे उसके हस्ताक्षर तो लेंगे सही, और अगर वो संस्थान है तो उसकी मोहर भी उसके ऊपर होनी चाहिए। सामान्य वित्त और लेखा नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, यानी कि उस कार्य से संबंधित जो भी सामान्य वित्त और लेखा नियम है वो आवश्यक परिवर्तन, जो भी परिवर्तन करने हैं उसके सहित लागू होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि 14 नियम 14 के अंदर 13 चीज़ें हैं। नियम 14 में कितनी चीज़ें हैं, 13 चीज़ें हैं। देखिए शॉर्ट में देखते हैं इसको, कि मैंने बताया कोई भी सामग्री है उसको क्रय करना है या फिर कार्य का निष्पादन करता है तो स्वीकृति लेंगे। स्वीकृति भी 2 प्रकार की हो सकती है, वित्तीय और प्रशासनिक। कोई भी मूल जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर उसके बाद में हम कार्य का विभाजन नहीं किया जाएगा। और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है उसमें बजट और बजट शीर्ष का उल्लेख होना जरूरी है, और सक्षम अधिकारी का आदेश होना चाहिए, कार्य के पूर्ण होने की समयावधि और कार्य की प्रगति, बजट में उसका बजट उपलब्ध नहीं होने पर सेवाएं किराए पर लेना, अगर टेंडर लेने में असफल हो जाए तो उसका जो अग्रिम राशि उसको वापस दे देना, एकल निविदा के उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृति, सक्षम जो अधिकारी है वो निविदा को पूर्णतः अंशतः रद्द भी कर सकता है, और फिर निविदा लिखित में होनी चाहिए, उस पर हस्ताक्षर मोहर होनी चाहिए, और आवश्यक परिवर्तन उस पर लागू होने चाहिए। सेम इजी चीज़ें हैं, इतना नहीं पूछ सकते, इनमें से कोई एक देकर पूछ सकते हैं कि किस नियम के अंदर है, ठीक है। नियम ये सारे किस में है, नियम 14 के अंदर है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नियम है 15। नियम 15 क्या कहता है कि कोई भी निर्माण कार्य है तो निर्माण कार्य के लिए अनुमानों का अनुमोदन एवं बिलों का तकनीकी परीक्षण, यानी कि कोई भी कार्य कोई फर्म जो है वो कार्य करवाती है तो उसके लिए अनुमोदन करवाना, और जो बिल है जो भी उसके बिल होंगे, कोई कार्य करवाते हैं तो उसके जो बिल होंगे उसका क्या किया जाएगा, तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। ये सब किसके द्वारा किया जाएगा, अनुमोदन और परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो उस कार्य है तो सक्षम अधिकारी उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 15 है, 15 में आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। 15 के अंदर आपको 5 चीज़ें याद रखनी है कि तकनीकी अनुमोदन एक तो सरकार द्वारा 7 दिन के भीतर होना चाहिए। तकनीकी अनुमोदन की जो अधिकारिता है वो अधिकारिता किस किस को दी है, देखिए इसके अंदर लगभग 10 के आसपास नाम थे कि आप इनसे अनुमोदन की इनको अधिकारिता है, यानी कि तकनीकी अनुमोदन देने का हक किस किस को है, किस किस को उसका अधिकार है। उसमें 5-10 नाम दे रखे थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो नाम लिख के आपके सामने, कि कोई भी बोर्ड होता है उसका मुख्य या अतिरिक्त मुख्य, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त अभियंता, ये सारे व्यक्ति जो होते हैं उनके पास में तकनीकी अनुमोदन देने की अधिकारिता होती है। आपसे इतना नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि तकनीकी अनुमोदन की अधिकारिता का उल्लेख किस में है, तो नियम 15 में है। अनुमोदन देने की जो राज्य सरकार अनुमोदन देगी वो कितने दिन में देगी, 7 दिन में देगी। नगर परिषद और नगर पालिका जो बोर्ड होती है उसके जो सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी है वो अपनी सक्षमता, यानी कि जितनी सीमा तक, सीमा का मतलब जितनी राशि तक, कि अगर मान लीजिए उनको 20 लाख तक के कार्य का ही अनुमोदन देने की अधिकारिता है तो उतना ही अनुमोदन देंगे। सीधी सी बात है कि जितनी राशि तक का उनको अनुमोदन देने का हक है वो उतनी ही क्षमता तक उसका अनुमोदन कर सकते हैं। कार्यस्थल का निरीक्षण कर ही तकनीकी अनुमोदन प्रचलित दरों पर किया जाएगा, ठीक है। कार्यस्थल, कोई भी कार्य करवा रहे हैं, जहाँ वो कार्य करवाया जाएगा उसका निरीक्षण तो करना ही है, ठीक है। तो कार्यस्थल का निरीक्षण करके ही तकनीकी अनुमोदन दिया जाएगा, ठीक है। और अनुमोदन की 3 प्रतियां तैयार की जाएगी। 3 प्रतियां किसको देंगे, एक तो जो बोर्ड का मतलब जो नगर पालिका में करवाया जा रहा है, नगर परिषद में या नगर निगम में करवाया जा रहा है, एक प्रति मूल प्रति तो उसके पास रहेगी, वो उच्चतर अधिकारी को भेजेगी, ठीक है। और जो तकनीकी अधिकारी है, मैंने बताया ये सब काम कौन से है, तकनीकी है, तो जो तकनीकी अधिकारी है उसको ये प्रतियां भेजी जाएगी। 3 लोगों के पास इसकी प्रतियां रह सकती है, ये भी कुछ ना सकता है, मूल प्रति बोर्ड के पास, उसके उच्चतर तकनीकी अधिकारी के पास और तकनीकी अधिकारी के पास,
ये 3 प्रतियां रहेगी। सिंपल सी चीज़ें। नियम 15 में 5 चीज़ें थी। अनुमोदन करना है, 15 में क्या करना है, या तो अनुमोदन करना है और तकनीकी परीक्षण करना है। तो तकनीकी परीक्षण के लिए सबसे पहले जहाँ कार्य करवा रहे हो उसका निरीक्षण करोगे। जिस अधिकारी को जितनी क्षमता दे रखी है कि आप इतने रुपए तक का काम करवा सकते हैं, उसका अनुमोदन कर सकते हैं, तो वो उतना अनुमोदन करेगा। ठीक है। और राज्य सरकार से जो अनुमोदन लेना होगा वो 7 दिन के भीतर होगा। ठीक है। इसमें मोस्ट चीज़ ये अनुमोदन कौन करता है, कैसे करता है, किस किस का निरीक्षण करता है, कितनी उसको क्षमता है। ठीक है। और जो उसकी प्रतियां होती है अनुमोदन की वो किस किस को देनी होती है। ठीक है। इतनी सी चीज़ें। तो 14 के अंदर तो स्वीकृति दे दी, 15 के अंदर उसको अनुमोदन और उसका तकनीकी परीक्षण किया। फिर नेक्स्ट है 16 और 17। तो नियम 16 क्या कहता है कि किसी भी निविदा को जारी रखना बाध्यकारी नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से टेंडर किया, ठीक है, और वो उस किसी भी जो नगर पालिका की जो शर्तें हैं, जो भी उसकी शर्तें, जो भी उसके उपबंध है, उस पर वो टेंडर खरा नहीं उतरता। ठीक है। वो जो निविदा है वो खरी नहीं उतरती है, तो उसको जारी रखना बाध्यकारी नहीं है। वो उसको बीच में भी क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ठीक है। नियम 17 क्या कहता है, 16 के अंदर है कि जरूरी नहीं है कि वो उस चीज़ को जारी रखे, बाध्यकारी नहीं है। 16 पर थोड़ी ना चलेगी, 16 है यानी कि वो ख़राब चीज़ है, वो शर्तों पर खरी नहीं उतरती है, तो 16 पर थोड़ी ना चलेगी, बाध्यकारी थोड़ी है वो। ठीक है। तो उसको समाप्त कर सकती है। 17 में है निविदा का प्रारूप। 17 में क्या है, निविदा का प्रारूप यानी कि टेंडर का प्रारूप क्या होना चाहिए, वो क्या है 17 के अंदर है। तो जो भी निविदा का प्रारूप है, जो निविदा की शर्तें हैं, जो अनुबंध शर्तें हैं, वो सब राजस्थान के सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के अनुसार होगी। ठीक है। और जो विभिन्न रजिस्टर होंगे, यानी कि कोई भी सामान खरीदा जाएगा या कोई कार्य करवाया जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई रजिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो रजिस्टर वहीं प्रयुक्त होंगे जो राज्य सरकार के PWD विभाग में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कोई भी सामान क्रय होता है या कोई कार्य का निष्पादन होता है, तो उनके लिए जो रजिस्टर प्रयुक्त होते हैं वो वही होंगे जो PWD विभाग अपने लिए प्रयुक्त करती है, अपने कार्यों के अंदर प्रयुक्त करती है। बस इतनी सी चीज़ें। 17 में खतरा है कि आपके तो उसका प्रारूप राजस्थान के जो अनुबंध है, जो भी शर्तें हैं, उनके अनुरूप होनी चाहिए, और रजिस्टर भी वही प्रयुक्त होने चाहिए जो PWD विभाग में प्रयुक्त होते हैं। इजी थे लेकिन इतने टफ नहीं है। थोड़ी सी सामान्य सी चीज़ें आपको बस याद रखनी है उनको। 14 के अंदर मैंने आपको बताया सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति ले लेनी है। स्वीकृति लेने के बाद में उनको अनुमोदन करके उनकी तकनीकी परीक्षण कर लेना है। ठीक है। तकनीकी परीक्षण करने के बाद में आप अगर किसी को टेंडर जारी कर देते हो और वो अगर शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उसको जारी रखना बाध्यकारी नहीं है, बीच में भी समाप्त कर सकते हो। और 17 में खतरा यानी कि निविदा का प्रारूप किस में है, 17 के अंदर है। तो आज हमारा जो अधिनियम है 1974 वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट 2009 वाला अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको भी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो EORO की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।